ये मॉन्स्टर हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बहुत ज़्यादा कड़ी भाषा रिसेंटली यूज़ करी है रशिया ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए। हुआ यहाँ पर क्या कि ज़ेलेंस्की ने नेटो को ये कह दिया कि आप ना एक बार को रशिया पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ही दो। मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं कि रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ करने से पहले ही ना नेटो एक अटैक कर दे रशिया पर, ताकि रशिया को पता लग जाए कि अगर इन्होंने एक प्रॉपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कोशिश करी यूक्रेन पर तो इनके साथ क्या होगा। अब ये सुझाव तो बहुत रिस्की है, क्योंकि एक बार को पुतिन का मन ना भी करे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने का, अगर नेटो पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देता है रशिया पर तो लिटरली ये वर्ल्ड वॉर 3 को बुलावा देने वाली बात होगी। तो ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट को लेकर पहली बात तो रशिया ने ये कहा कि ज़ेलेंस्की एक मॉन्स्टर बन चुके हैं और ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 एक बार हो ही जाए और हमारा पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो रशिया की तरफ से तो ये कमेंट आई। बाकी देखा गया कि कई अमेरिकन भी ज़ेलेंस्की की इस बात से सहमत नहीं थे। इलॉन मस्क ने ये कह दिया कि मैं जी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यूक्रेन का, यूक्रेन को सपोर्ट करता हूँ, सब अपनी जगह है, मगर मैं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहता, तो बिना वजह रशिया को अटैक करना ठीक आइडिया है नहीं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि ज़ेलेंस्की इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, क्यों ये मानते हैं कि रशिया पे स्ट्राइक करने के बाद भी रशिया जवाब देगा नहीं। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि अलिस ब्यालात्स्की, इनको मिला है 2022 का नोबेल पीस प्राइज। इस टॉपिक पर वैसे मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको हिंट दे दिया था कि नोबेल पीस प्राइज किस टॉपिक पे दिया जाएगा इस बार। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन कि नोबेल पीस प्राइज विनर इस बार के किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, यूएसए, बेलारूस, फ्रांस या फिर स्वीडन। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना आज के समय जो भी वार्तालाप चल रही है ज़ेलेंस्की और रशियन गवर्नमेंट के बीच में, ये सब देखते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बात कह दी ऑफिशियली कि दुनिया सबसे करीब है एक न्यूक्लियर रिस्क के सिंस 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ क्या था ये समझ लो, उससे आप ना एक आइडिया लगा पाओगे कि आज के समय प्रॉब्लम क्या चल रही है। देखो 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से पहले क्या हुआ कि यूएसए ने चुपचाप यूएसएसआर, उस वक्त यूएसएसआर था, यूएसएसआर को टारगेट करने के लिए यूएसए ने कोल्ड वॉर के दौरान मिसाइल डिप्लॉय कर दिए, जुपिटर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए इटली और टर्की में, ताकि जल्दी से कभी यूएसएसआर को अटैक करना हो तो किया जा सके। यूएसएसआर भी काफी चालाक देश था। यूएसएसआर ने चुपचाप क्या किया, क्यूबा जो बिल्कुल आपको यूएसए के साउथ में मिलेगा ये देश, यहां पर डिप्लॉय कर दिए बहुत सारे मिसाइल, और इससे अमेरिकन को पहली बार खतरा महसूस हुआ न्यूक्लियर स्ट्राइक का। नहीं तो इससे पहले देखो 1960s में मिसाइल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे नहीं कि उनकी रेंज दसियों हज़ार किलोमीटर की होगी। तो अमेरिकन को हमेशा लगता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा भी ना तो यूरोप में गिरेगा। जब अमेरिकन ने पहली बार अपने सामने खतरा देखा तो इन्होंने कहा कि ये तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, वी कैन नॉट टॉलरेट दिस। और फिर उसके बाद देखा गया आने वाले 3-4 सालों तक पूरे यूएस में पैनिक फैला रहा। इन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर बंकर बनाए, अपनी आबादी को बताया कि कल को अगर मान लो न्यूक्लियर स्ट्राइक होता है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। फिर इवेंचुअली रशिया ने क्यूबा से मिसाइल्स रिमूव कर लिए। यूएसए के न्यूक्लियर मिसाइल्स बाय द वे आज भी आपको इटली और टर्की में मिलेंगे। तो बाइडेन ने यह कहा है कि 1962 के क्राइसिस के बाद से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिस्क हमारे सामने है। अगर पुतिन ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर दिया तो इससे आर्मगेडन आ सकती है। आर्मगेडन आपको पता होगा एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बिल्कुल जब धरती का सर्वनाश हो रहा होगा, आग लग रही होगी हर तरफ। क्योंकि बाइडेन का मानना यह है कि अगर यूक्रेन लगातार अटैक करता रहता है रशिया की धरती पे, अब अगेन वो जो एरिया कब्जा लिया रशिया ने, हम यही कहेंगे कि वो रशिया की अब ज़मीन हो चुकी है, तो यूक्रेन वो ज़मीन वापस लेना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि जो खेरोसान का एरिया है, जो दोनस्तक है, जो बाकी सब इलाके हैं, ये यूक्रेन को बिलोंग करते हैं। तो ये इलाके वापस लेने के चक्कर में हो सकता है कि पुतिन प्रेशर में आकर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ भी कर दे। और सबसे डरावनी बात यह है कि एक तरफ तो यूएस प्रेसिडेंट ये सब कह रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट रुकने को ही नहीं आ रहे। यूक्रेन आज भी बिल्कुल रुकना नहीं चाहता। ये लोग चाहते हैं कि जो इनके पास अभी हथियार आ चुके हैं लगातार इसका यूज करके ये रशिया की कब्जाई हुई जो टेरिटरी है सब वापस ले। और इसी जुनून में ज़ेलेंस्की ने यह कह दिया कि नेटो को एक काम करना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है ना कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर देगा, मैं आपको बताता हूं डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं रशियंस को, हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही कंट्री थे, एक ही कंट्री का एक बार को पार्ट थे, हमारी भाषा भी काफी हद तक सेम है। आज भी आप देखो, आप जान के हैरान होंगे, आज भी ना कई हजारों यूक्रेनियंस रशिया में जाकर काम करते हैं और बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये वॉर
इतनी ज़्यादा अजीब लगती है। यूक्रेन की जो ये ऑब्सेशन है नेटो को ज्वाइन करने की, स्ट्रैटेजिकली कोई सेंस बनाती नहीं है, क्योंकि यूक्रेन बाकी यूरोप के साथ बिजनेस नहीं करता। यूक्रेनियन सबसे ज़्यादा काम करने के लिए जाते हैं रशिया में। ये लोग म्यूज़िक सुनते हैं रशिया का, मूवीज़ देखते हैं रशिया की, जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है रशिया का वहाँ से आता है। ज़ेलेंस्की यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ रशियंस को अच्छे से, इनकी पॉलिसी मैं समझता हूँ। नेटो को ना एक बार को डर हटा देने के लिए खुल के अटैक करना चाहिए रशिया पे। 2-3 मिसाइल रशिया पे बरसाओ ना अगेन। मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ज़ेलेंस्की ने ये क्लियर नहीं किया कि ये किस टाइप का स्ट्राइक चाहते हैं रशिया पे। क्या ये चाहते हैं कि नेटो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे या फिर कुछ कन्वेंशनल स्ट्राइक कर दे, ये उन्होंने क्लियरली बोला नहीं है। मगर इनका मानना ये है कि रशिया पे 1-2 बार स्ट्राइक्स हो गए ना तो रशिया डर के पीछे हो जाएगा, फिर दुनिया को पता लग जाएगा कि रशिया न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी नहीं करने वाला। और वैसे मैं आपको बता दूं, ज़ेलेंस्की का थोड़ा बहुत जो ये कॉन्फिडेंस कह लीजिए या जो भी वर्ड आपको यूज़ करना यूज़ कर सकते हैं, मैं भी के लिए कॉन्फिडेंस ही कहूँगा। ये जो इनको अपना कॉन्फिडेंस है अपनी थ्योरी पर, इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि रशिया ने प्रॉपरली CTBT साइन कर रखी है। CTBT के बारे में आपको पता होगा, यह है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी अभी फोर्स में आई नहीं है, मतलब कि ये ट्रीटी अभी एक कानून बनी नहीं है। आज भी जापान जैसे कई देश दुनिया भर के कंट्रीज को कह रहे हैं कि प्लीज़ CTBT साइन करिए। सब कंट्रीज लिखित रूप में यहाँ पर एक वादा करिए कि आप लोग कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट अब नहीं करोगे। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ तो दूर की बात है, अपने देश में अंडरग्राउंड आपको न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करना। ये बात लिखी है इस ट्रीटी में। और आप जान के हैरान होंगे कि इस ट्रीटी को रशिया ने साइन कर रखा है और रेटिफाई कर रखा है। साइन करता है प्रेसिडेंट, उसके बाद रेटिफिकेशन होती है पार्लियामेंट में, बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वोटिंग करके अप्रूव करते हैं। रशिया ये कर चुका है रेटिफिकेशन। USA ने आज तक CTBT पर बस साइन किए हैं, रेटिफिकेशन इन्होंने नहीं करी। एक तरफ ये लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की और नॉन प्रोलिफरेशन की, दूसरी तरफ खुद ही CTBT को इन्होंने कभी साइन नहीं किया। इंडिया का केस तो क्लियर है, हम लोगों ने ओपनली कह रखा है कि CTBT डायरेक्टली लिंक्ड है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से। उसके अंडर इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर नहीं माना गया, तो इसलिए इंडिया ना पाकिस्तान ना इजराइल, कोई भी कंट्री CTBT साइन करने को तैयार नहीं है। मगर रशिया सिंस एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर रहा है CTBT का, तो परहैप्स ज़ेलेंस्की ये मानकर बैठ गए हैं कि रशिया जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करेगा ये CTBT का वायलेशन होगा। इंडिया को वैसे इनडायरेक्टली इससे फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ये सब होगा ना NPT और CTBT का सारा फ्रेमवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। न्यूक्लियर टेस्ट रोकने चाहिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रोकनी चाहिए। इसके लिए फिर ऑल टुगेदर नई ट्रीटीज़ बनाई जाएगी, उसमें पॉसिबिलिटी है कि भारत को भी एंट्री मिल जाए। मगर इससे आप समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की का रिस्क कितना अजीब है। ये मान के चल रहे हैं कि सिंस रशिया CTBT का सिग्नेटरी है तो रशिया उस वजह से कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज़ करेगा नहीं। और प्रॉब्लम यही है कि अगर इनकी जो कैलकुलेशन है, ये जो भी मान के बैठे हैं, उसमें 1% की चूक हो गई ना, तो बाइडेन गलत नहीं कह रहे, आर्मगेडन देखने को आपको मिलेगी। धरती का विनाश हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि सब लोग मारे जाएंगे, बट डेफिनेटली पूरे प्लेनेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ऐसे केस में। तो इसलिए अब टाइम आ चुका है कि फाइनली ये दोनों देश जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ख़त्म करें, क्योंकि अगेन जितनी कॉन्फ्लिक्ट ये आगे बढ़ती रहेगी उतना रशिया डेस्परेट हो जाएगा और एक टाइम पे आके रशिया को शायद न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी करने पड़े। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इस बार के जो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं एलिस, ये किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इस बार पूरा फोकस है नोबेल पीस प्राइज कमेटी का रशिया पर। पिछले साल भी आप अगर देखो 2021 में रशियन जर्नलिस्ट जो पुतिन की आलोचना करते थे उनको मिला ये प्राइज़। इस बार बेलारूस के एक जर्नलिस्ट हैं, बेलारूस आपको पता होगा रशिया के बिल्कुल साथ में देश है, बेलारूस के जर्नलिस्ट हैं, ये एक्टिविस्ट आप कह लीजिए, ये काफ़ी आलोचना करते हैं लुकाशेंको पुतिन की, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी टू रिमेंबर है, ये काफ़ी हद तक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ही ये अवार्ड है। बेलारूसियन एक्टिविस्ट एलिस गेट्स नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2022। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल
तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।